हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम कक्षा 8 पृथ्वी और हमारा जीवन के अंतर्गत मानव संसाधन, आज हम लोग मानव संसाधन चर्चा करेंगे। बेटा जैसा आप जानते हैं पिछली वीडियो में हमने मानव संसाधन कुछ महत्वपूर्ण तथ्य आप लोगों को समझाए थे और आज इस वीडियो के द्वारा उसी क्रम को हम आगे बढ़ाएंगे। ठीक, आप जानते हैं कि संसाधन क्या होता है। ये मैंने आप लोगों को विस्तार से बताया था कि वो सारी वस्तुएं जो मानव की आवश्यकताओं को पूरा करती हैं संसाधन के रूप में जानी जाती है। और मानव खुद एक संसाधन है। किसी भी देश के विकास के लिए, आर्थिक विकास के लिए मानव बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैंने आपको लिंग अनुपात के विषय में बताया था। आज जो हम चर्चा कर रहे हैं वो है भारत में स्त्रियों के प्रतिकूल लिंग अनुपात के कारण। भारत में स्त्रियों के प्रतिकूल लिंग अनुपात के कारण। यहां आपको ध्यान देना बेटा, भारत में स्त्रियों के प्रतिकूल लिंग अनुपात के कारण। तो ये प्रतिकूल अनुकूल क्या होता है आपको समझना है। यदि पुरुषों की तुलना में, मैंने एक एग्जाम्पल के द्वारा तो पिछली वीडियो में आपको बताया था कि एक ऐसी उदाहरण मैंने दिया था आपको कि जब 1000 पुरुष हैं और 1000 महिलाएं हैं तो इसका मतलब दोनों में बराबर है। पुरुष और स्त्रियों का अनुपात क्या है, बराबर है। एक उदाहरण बेटा मैंने आपको ये दिया था कि जब 1000 पुरुष हैं और 1000 से ज्यादा महिलाएं हैं तो इसका मतलब वहां महिलाओं के प्रतिकूल है लिंग अनुपात, अनुकूल है, सॉरी अनुकूल है। और एक स्थिति मैंने आपको ये भी बताई थी जब 1000 पुरुष और 1000 से कम महिलाएं हैं तो ऐसी स्थिति प्रतिकूल कहलाती है। क्या कहलाती है, प्रतिकूल। यदि हम बेटा 2011 की जनगणना का अध्ययन करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जो लिंग अनुपात है वो आप लोग जानते हैं, वो लिंग अनुपात है 1000:943। इसका मतलब पुरुष हो गए 1000, महिलाएं हो गई 945। तो ये प्रतिकूल स्थिति बन रही है। ठीक, 1000 से बहुत कम है, 1000 के आसपास हो, एक आध पॉइंट कम हो तो अलग बात है। अब 43 है तो इसका मतलब लिंग अनुपात कम है, तो ऐसी स्थिति प्रतिकूल कहलाती है। क्या कहलाती है, प्रतिकूल। और भारत में ये अगर आप कई वर्षों की जनगणना का अध्ययन करके देखें तो हर बार ऐसी स्थिति मिलेगी, कभी 930, कभी 929, कभी 934, कभी 933, कभी 943। तो ये स्थिति ये दर्शाती है, ये प्रदर्शित करती है कि भारत में महिलाओं का जो लिंग अनुपात है वो उनके प्रतिकूल है, अनुकूल नहीं है। अब उसके पीछे कुछ कारण होंगे तभी तो ये स्थिति उत्पन्न हुई होगी, सीधी सी बात है। अब आप सोच रहे होंगे वो कारण क्या है, तो उसको आप देख लेते हैं। भारत में बालिकाओं के पालन पोषण पर अधिक ध्यान नहीं दिया जाता, बालिकाओं को ज्यादा महत्व नहीं जाता, जबकि किसको दिया जाता है, बालकों को दिया जाता है, लड़कों को दिया जाता है। कभी कभी जन्म से पूर्व ही बालिकाओं की हत्या कर दी जाती है। तो लिंग का जो अनुपात है वो प्रतिकूल होने का एक तो हो गया पालन पोषण, बालकों को अधिक
बालकों को अधिक में। एक पॉइंट ये भी बताया, कभी जन्म से पूर्व ही उनकी हत्या कर दी जाती है। जन्म से पूर्व बालिकाओं एक और कर, ठीक, क्योंकि तकनीक आज बहुत आगे निकल गई है। आप लोग जानते हैं कि विज्ञान ने तेजी के साथ विकास किया है कि हम जन्म से पूर्व गर्भ से ही उसके क्या कर लेते हैं, लिंग का पता लगा लेते हैं। अगर लड़की होती है, बालिका होती है, तो उसकी क्या करा देते हैं, हत्या करा देते हैं, जिसकी वजह से भारत में जो स्त्रियों का लिंग अनुपात है वो कम है। एक और आगे, खुशबू आज एक जानी मानी डॉक्टर है। एक कहानी बेटा आपको आपके बुक में बहुत अच्छी से समझाई जा रही है, ध्यान से समझेंगे कि खुशबू एक क्या है, डॉक्टर है। उसके माता पिता को उस पर बेहद गर्व है, बहुत भरोसा है, बहुत गर्व है। लेकिन खुशबू के बचपन की परिस्थितियां आज जैसी बिल्कुल नहीं थी। यदि उसका बाल्यकाल देखें, बचपन देखें, तो वो परिस्थितियां आज जैसी नहीं थी। अंतर था उनमें। तो आपके मन में ये विचार आ रहा होगा कैसी परिस्थितियां होंगी, तो वो बेटा आप लोग समझेंगे। वह अपने माता पिता की दूसरी संतान है। उसके पूर्व उसकी पहली संतान भी लड़की ही थी, यानी उस दूसरी संतान है, उससे पहले भी एक लड़की थी, यानी कुल मिला के वो क्या होगी, दो बहनें हो गई। और इस बार खुशबू के माता पिता एक लड़का चाहते थे, लेकिन हुई क्या, लड़की हुई। अतः उसके पिता इस दूसरी संतान अथवा खुशबू की गर्भ में ही भ्रूण हत्या कराना चाहते थे। तो ऐसी हत्या को जो जन्म से पूर्व करा दी जाती है वो भ्रूण हत्या कहलाती है। क्या कहलाती है, भ्रूण हत्या। किंतु खुशबू की मां ने उन्हें ऐसा करने से मना कर दिया। उनके पिताजी तैयार थे, लेकिन माता ने ऐसा करने के लिए क्या कर दिया, मना कर दिया। आज खुशबू के पिता को अपनी गलती का एहसास होता है। जब वो देखते हैं अपनी संतान को एक डॉक्टर के रूप में, तो उनके पिता को अपनी गलती का क्या होता है, एहसास होता है। अगर उन्होंने भ्रूण हत्या जैसा अमानवीय व्यवहार या अपराध किया होता तो उन्हें खुशबू जैसी बेटी कभी ना मिलती। आज जब वो अपनी भूल को, जब अपने के विषय में सोचते हैं तो उन्हें पश्चाताप होता है। वो सोचते हैं कि अगर वो ऐसा अपराध कर गए होते तो शायद उनको इतनी अच्छी बेटी प्राप्त नहीं होती। तो ये कहानी हमको ये बताती है कि हम लोगों को ऐसा अपराध करने से क्या करना चाहिए, बचना चाहिए, क्योंकि जीने का अधिकार सभी को है। हम लोग उसको समय से पूर्व मृत्यु नहीं दे सकते। सोचिए और चर्चा कीजिए कि क्या इस प्रकार बालिकाओं के प्रति व्यवहार उचित है। अगर हर व्यक्ति इसी प्रकार व्यवहार करेगा तो फिर तो महिलाएं, जो लड़की हैं, जो बालिकाएं हैं, वो तो क्या हो जाएंगी, संसार से समाप्त हो जाएंगी। आगे, यदि स्त्रियों तक लड़कियों की संख्या कम हो जाए तब हमारे समाज का क्या होगा। खुद सोच लीजिए, समाज का एक महत्वपूर्ण पहलू होती है महिला, लड़की। अगर उनकी स्थिति कम हो जाएगी, उनकी संख्या कम हो जाएगी, तो समाज में क्या स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, यह खुद आप लोग सोच सकते हैं। इसके बाद बेटा हम लोग चल रहे हैं साक्षरता। मैं पहले आप लोगों को साक्षरता से पहले साक्षर बताना चाहता हूं कि साक्षर क्या होता है। ठीक, भारत सरकार द्वारा हर 10 वर्ष के बाद जनगणना कराई जाती है, तो वहां साक्षर व्यक्ति की परिभाषा दी गई थी। उसको बताया गया कि 7 वर्ष की आयु पूरा कर चुका कोई भी व्यक्ति
किसी भाषा को पढ़ लिख या समझ सकता हो तो वो साक्षर कहलाता है। साक्षर किसे कहते हैं? साक्षर 7 वर्ष से अधिक आयु का मानव